हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है मैराथन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। और मैराथन सीरीज में आज मैं आपको रचना शरीर का पेपर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको संहिता अध्ययन का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था और कल महाराष्ट्र का पेपर भी हुआ संहिता अध्ययन का। महाराष्ट्र के पेपर में जो कल संहिता अध्ययन का पेपर हुआ था उसमें 80 to 90% पूरा जो पेपर है वो कहाँ से आया था, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कल बताया था, है ना। डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर हम रस भेदी अध्याय की बात करते हैं तो मधुर रस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, कल आया भी। मैंने आपको बताया था दीर्घ जीवितम अध्याय में छठ पदार्थ आपको पढ़ना है और छठ पदार्थ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामान्य विशेष सिद्धांत। डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने आपको बताया था कि आपको ऋतुचर्या कैसे प्रिपेयर करना है। वहां पर कैसे पूछता है, आदान काल की कौन कौन सी ऋतु है उनका आप वर्णन कीजिए। तो वहां पर आदान काल तो नहीं, लेकिन वहां पर उत्तरायण और दक्षिणायन में कौन कौन सी ऋतु होती है उसका वर्णन कीजिए। साथ में आप हेमंत ऋतु को डिटेल में समझाइए। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो मेरा ये बतलाने का मकसद ये है कि मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज लेकर आया हूँ तो उसके पीछे काफी मेहनत करके मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात करता हूँ, ठीक है। करीबन 3 से 4 घंटे में एनालिसिस करता हूँ, है ना। अब आप बोलेंगे सर आप किस चीज की एनालिसिस करते हैं, आपको तो पता ही होगा कि अलग अलग चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड होती है, ठीक है, अलग एक ट्रेंड होता है। तो उस ट्रेंड को मैं देखता हूँ, यानी कि पिछले 3 से 4 साल के पेपर को देखता हूँ और उस पेपर को देखने के बाद आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको करना है ना। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है और अगर आप मेरा ये 15 से 20 मिनट का लेक्चर देखते हैं और इस लेक्चर को देखने के बाद 10 घंटे अपने ऊपर काम करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपके 60 से 70 मार्क्स कहीं नहीं गए। यानी कि आपका जो 70 से 80% पेपर होगा वो जो मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ इसी से बनेगा, ठीक है। तो जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो आपको इस सीरीज को देखना है, 8 से 10 घंटे उस पर काम करना है, आप आराम से एग्जाम पास कर जाओगे, ठीक है। और जिसने पढ़ाई कर रखी है उसके लिए तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। मतलब उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वो तो आराम से पेपर को फोड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं करी है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहला टॉपिक है पेपर 2 का, जो क्या मर्म शरीर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयुर्वेदिक पोर्शन का मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है कौन सा, मर्म शरीर। इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि रचना शरीर में, है ना, रचना शरीर में जैसे कि आप सभी को पता है इसमें आयुर्वेद भी पूछा जाएगा, यानी कि आयुर्वेद पोर्शन भी रहेगा और इसी पेपर में मॉडर्न पोर्शन भी रहेगा, ठीक है। तो अगर हम मॉडर्न के वेटेज की बात करें तो 60%, है ना, और आयुर्वेद के पोर्शन की बात करें तो 40% वेटेज रहेगा। यानी कि 60% टॉपिक्स जो होंगे वो मॉडर्न के टॉपिक्स होंगे पेपर में और 40% रहेंगे वो किसके रहेंगे, आयुर्वेद के रहेंगे, ठीक है। चलिए तो मर्म शरीर में सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है मर्म की परिभाषा। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मर्म की परिभाषा और मर्मों का वर्गीकरण कीजिए, है ना। तो आपको मर्म की परिभाषा तैयार कर लेना है और मर्म के वर्गीकरण आपको किस किस के अनुसार, तो स्थिति के आधार पर भी, रचना के आधार पर भी, है ना, फिर परिणाम के आधार पर भी और परिमाण के आधार पर भी, ठीक है। इस तरह से आपको मर्म का वर्गीकरण तैयार करना है, ठीक है। स्थिति के आधार पर देखें तो आप सभी को पता है शाखाओं में 44 मर्म प्रेजेंट होते हैं, मध्य शरीर में 26 और शिरोग्रीवा की बात करते हैं तो 37, ठीक है। रचना के आधार पर देखें तो मांस मर्म 11 होते हैं, शिरा मर्म 41 होते हैं, स्नायु मर्म 27 होते हैं, अस्थि मर्म 8 होते हैं, संधि मर्म 20 होते हैं। तो इन सब के नाम भी आपको पता होना चाहिए। मांस मर्म 11, तो 11 मर्म कौन कौन से हैं, शिरा मर्म 41, तो 41 मर्म कौन से हैं, ठीक है। स्नायु मर्म 27, तो 27 कौन से, तो इनके आपको विथ नेम सारी चीजें पता होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है मर्म की परिभाषा और मर्मों का वर्गीकरण को लेकर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको तैयार करना ही है ना। ये वाला जो टॉपिक है अगर 10 नंबर में आता है ना, ये वाला टॉपिक अगर मान लो 10 नंबर में आता है तो ऐसा पूछेगा, कैसा पूछेगा, मर्म की परिभाषा, मर्मों का वर्गीकरण करते हुए क्या कीजिए, सद्य प्राणहर मर्म को समझाइए। तो इस तरह से 10 नंबर पर क्वेश्चन पूछ लेता है ना।
इस तरह से क्या कर लेता है 10 नंबर में पूछ लेता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर परिणाम के आधार पर सद्य प्राणायाम मर्म कितने होते हैं 19 होते हैं, कालांतर प्राणायाम मर्म 33, विशल्यघन की बात करते हैं 3, वैकल्यकर 44 और उजागर मर्म 8 होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मर्म की परिभाषा और मर्म का वर्गीकरण। परिमाण के आधार पर देखें तो एक अंगुली परिमाण 12 मर्म है, द्विअंगुल के परिमाण के 6 मर्म है, त्रिअंगुल के 4 और चतुरंगुल के 29 मर्म है। ठीक है, तो विद नेम है ना, संख्या और संख्या के साथ साथ नेम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है मर्म की परिभाषा और मर्म का वर्गीकरण। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर मान लो 10 नंबर में आ गया है ना, 10 नंबर में आ गया तो मैंने आपको बता दिया मर्म की परिभाषा, मर्म का वर्गीकरण करते हुए सद्य प्राणहर मर्म को समझाइए, या ऐसा बोल देगा कालांतर प्राणहर मर्म को समझाइए, या रुजाकर मर्म को समझाइए। ठीक है, अगर 10 नंबर में आता है तो ऐसा बार बार क्वेश्चन देखा गया। अगर मान लो 5 नंबर में आता है इस टॉपिक से, अगर मान लो 5 नंबर में आता है तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा सद्य प्राणहर मर्म, राइट शॉर्ट नोट ऑन सद्य प्राणहर मर्म, इस तरह से डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रुजाकर मर्म, राइट शॉर्ट नोट ऑन कालांतर प्राणहर मर्म। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में अगर पूछता है तो। ठीक, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं त्रिमर्म। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिमर्म में किनको लिया गया, हृदय को लिया गया, वस्ती को लिया गया और सिर को लिया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक 10 नंबर में आता है। ये टॉपिक कितने नंबर में आता है 10 नंबर में, है ना। अगर त्रिमर्म करके पूछ लिया तो 10 मर्म, कभी कभी क्या होता है आपसे 10 नंबर में ना पूछ के आपसे पूछ लेता है हृदय मर्म को समझाइए, या आपसे पूछ लेता है वस्ती मर्म को समझाइए, है ना, वस्ती मर्म को समझाइए। ठीक है, इस तरह से 5 नंबर में अगर पूछता है तो अलग अलग पूछ लेगा। अगर मान लो 10 नंबर पूछेगा तो तीनों मर्म को आपको समझाना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, उसके बाद मर्मों का महत्व, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मर्म की परिभाषा, मर्म का वर्गीकरण और मर्म के महत्व को समझाइए, है ना। तो 10 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मर्म के महत्व को भी कर लीजिए। हाँ, और एक टॉपिक और यहाँ पर होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच मर्म। तो आपको सारे मर्म का डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं याद करना है, लेकिन शाखागत मर्म को कर लीजिए, है ना। उसके बाद सीमंत मर्म, श्रृंगाटक मर्म और क्रिकाटिका मर्म, ये कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है शाखागत मर्म को समझाइए, है ना। सीमंत मर्म, राइट शॉर्ट नोट ऑन सीमंत मर्म, राइट शॉर्ट नोट ऑन श्रृंगाटक मर्म, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रिकाटिका मर्म, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको शाखागत मर्म को, सीमंत मर्म, श्रृंगाटक मर्म और क्रिकाटिका मर्म इनको कर लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला इस चैप्टर में, इस चैप्टर में सबसे पहले मर्म की परिभाषा, मर्म का वर्गीकरण, है ना। वर्गीकरण स्थिति के आधार पर भी, रचना के आधार पर भी, परिणाम के आधार पर भी, परिमाण के आधार पर भी, है ना, चारों के आधार पर आपको क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है। डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा मर्म की परिभाषा, मर्म का वर्गीकरण करते हुए सद्य प्राणहर मर्म को समझाइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इस वाला। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक तो सद्य प्राणहर मर्म, दूसरा रुजाकर मर्म, 5 नंबर में अलग से पूछ लेगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन सद्य प्राणहर मर्म, इस तरह से। ठीक है, और त्रिमर्म 10 नंबर में पूछता है तो त्रिमर्म, है ना, 10 नंबर पूछता है त्रिमर्म आ जाएगा, है ना। और अगर मान लो त्रिमर्म से 10 मार्क्स का नहीं पूछा तो आपसे अलग अलग पूछ लेगा 5 नंबर में, या तो वस्ती पूछ लेगा या हृदय पूछ लेगा, है ना, या तो सिर पूछ लेगा। ठीक है, तो तीनों का अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक है। ठीक है, और मर्मों का महत्व भी आप देख लेना, एक बार रीडिंग मार लेना, और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इस मर्म में शाखागत मर्म, सीमंत, श्रृंगाटक, क्रिकाटिका मर्म। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो है आपका स्रोतस शारीर, 7 मार्क्स का इसका वेटेज है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्रोतस की परिभाषा, ठीक है। दूसरा स्रोतस के भेद, आपको चरक के अनुसार भी, चरक ने 13 स्रोतस बताए हैं और सुश्रुत ने पेयर्ड बताए 11, इन सबका पेयर टोटल 22। ठीक है, और स्रोतसों के मूल, है ना, चरक के अनुसार भी मूल पता होना चाहिए और सुश्रुत के अनुसार। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्रोतस की परिभाषा बताते हुए स्रोतसों के भेद को समझाइए, आचार्य चरक के अनुसार भी और सुश्रुत के अनुसार भी। या तो आपसे पूछ लेगा स्रोतस की परिभाषा बताते हुए स्रोतसों के मूल बताइए। ठीक है, तो यहाँ से 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ये 3 टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने का तरीका क्या है, आप स्रोतस शारीर की हेडिंग लगाइए, है ना। यहाँ पर मैंने आपको 3 टॉपिक बताया,
स्रोतस की परिभाषा, स्रोतस के भेद और स्रोतस के मूल। तो आप स्रोतस की परिभाषा इसका आंसर लिख लो, है ना, कॉपी में। स्रोतस के भेद इसका आंसर लिख लो और स्रोतस के मूल इसका आंसर लिख लो। बस इसको आप याद कर लो और एग्जाम में लिख के आ जाओ। ठीक है, इस तरह से आप तैयार कीजिए। ठीक, अब बात करते हैं अपन प्रमाण शरीर। अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम 2 मार्क्स का पूछा जाएगा और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ लेना प्रमाण शरीर तो। ठीक, उसके बाद कोष्ठ एवं आश्रय शरीर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर कोष्ठ की परिभाषा, है ना, फिर कोष्ठांक की संख्या चरक के अनुसार भी और सुश्रुत के अनुसार भी। चरक ने कोष्ठांक की संख्या 15 बताई है, सुश्रुत ने 8। इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आशय शरीर की बात करते हैं तो आशय के शरीर में आप क्या कर लीजिए, परिभाषा, उसकी संख्या और उनके नाम। ठीक है, तो इस तरह से आप कोष्ठ एवं आशय शरीर को प्रिपेयर कर लीजिए। क्या कीजिए, आप कोष्ठ एवं आशय शरीर की हेडिंग लगाइए, कोष्ठ की परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर बताया तो उसका आंसर लिखिए आप, है ना, कोष्ठांक की संख्या इसका आंसर लिखिए आप, आशय में परिभाषा, संख्या, नाम, इसका आंसर लिखिए। इसको ही प्रिपेयर कर लीजिए और एग्जाम में लिख के आइए। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं ना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर आपका क्या होगा, शिरा शरीर, है ना। शिरा शरीर की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा आपको पता होना चाहिए, शिराओं की संख्या। कभी कभी भेद करके क्वेश्चन आ जाता है। तो टोटल शिराएं कितनी होती है, 700 होती है। कौन सी, टोटल शिराएं 700 होती है। इनको 4 पार्ट से इसका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। वातव, पित्तव, कफव और रक्तव। वातव 10 शिराएं होती है ना, पित्तव 10, कफव 10 और रक्तव 10। यानी कि टोटल शिराएं कितनी होती है, 700। इन 700 में से 40 जो होती है आपकी क्या होती है, मूल शिराएं होती है। वातव 10, पित्तव 10, कफव और रक्तव, एक है मूल शिराएं हैं। और आगे जाकर ये 175 175 175 175 में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। तो शिरा का परिभाषा, शिराओं की संख्या या भेद, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। या तो शिराओं की संख्या करके पूछ लेगा या शिराओं का भेद करके पूछ लेगा। तो आपको फिर यही आंसर में लिखना है ना। इसको थोड़ा आप डिटेल में अपने हिसाब से आंसर बनाना। ठीक है, मैं तो आपको मोटा मोटा यहाँ पर बताया आपको कि इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला, हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, अवैध शिराएं। ये इंपॉर्टेंट है, शिराओं में बार बार 5 नंबर में, है ना, बार बार 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। अवैध शिराएं, टोटल अवैध शिराएं कितनी होती है, 98 होती है। और इनको आपको क्या करना है, शाखाओं में कितनी, मध्य शरीर में कितनी और श्रीयोग्रीवा में कितनी, है ना, इस तरह सड़क शरीर में इसको बांट देना है। बस ये इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से आंसर बनाइए और एग्जाम में लिख के आइए। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक धमनी शरीर, 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। इसकी परिभाषा कर लीजिए और धमनी के भेद कर लीजिए। ठीक है, भेद की अगर हम बात करते हैं तो टोटल शिराएं कितनी, टोटल धमनियां कितनी होती है, टोटल धमनियां 24 होती है। इनको डिवाइड किया गया है 3 में, है ना, ऊर्ध्वगामी 10, अधोगामी 10 और तिर्यगामी 3। ठीक है, तो यही इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से आप इसको बना लो, है ना, और एग्जाम में लिख कर आओ। ठीक है, शिरा और धमनी में अंतर, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप शिरा और धमनी में क्या अंतर, इसको भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला आपका क्या जाएगा, कला शरीर, 4 नंबर का ये टॉपिक है ना। पहला कला की परिभाषा और कलाओं के भेद। टोटल कलाएं कितनी होती है, 7 कलाएं होती है। मांसधरा कला, रक्तधरा कला, मेदधरा, श्लेष्मधरा, पुरीधरा, पित्तधरा और शुक्रधरा। ठीक है, तो 7 को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, कला की परिभाषा कैसा क्वेश्चन पूछता है पता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ये। आपसे पूछ लेगा कला की परिभाषा बताते हुए मांसधरा कला को समझाइए या मांसधरा कला का वर्णन कीजिए, है ना। या आपसे पूछेगा कला की परिभाषा बताते हुए श्लेष्मधरा कला का वर्णन कीजिए, या कला की परिभाषा बताते हुए शुक्रधरा कला का वर्णन कीजिए। इस तरह से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, 5 नंबर में। तो इसको आपको इस प्रकार से तैयार करना है, कला की परिभाषा और कलाओं के भेद। 7 प्रकार की कलाएं होती है, इनका आंसर बनाइए, एग्जाम में लिख कर आइए। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। कला शरीर हेडिंग लगाइए, कला की परिभाषा लिखिए, कलाओं के भेद, इनको मांसधरा कला, रक्तधरा कला, मेदधरा कला, श्लेष्म, पुरीधरा, पित्तधरा, शुक्रधरा, इनका आप डिस्क्रिप्शन लिखिए और एग्जाम में लिख कर आइए। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। इंद्रिय शरीर, हाँ, अब देखो इंद्रिय शरीर बहुत आसान टॉपिक है। अगर मान लो यहाँ से आपसे कर्म इंद्रिय पूछ लिया, है ना, या ज्ञान इंद्रिय पूछ लिया या अभय इंद्रिय पूछ लिया, तो आप बना के आ जाओगे, है ना। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि 1.5 साल हो गया आपका आयुर्वेद में और इंद्रिय शरीर तो एकदम बेसिक है। तो इसमें से कैसा भी टॉपिक आएगा आप बना ले जाओगे, लेकिन फिर भी इंद्रिय पंचक हॉट टॉपिक है, इसको आप कर लेना। और इंद्रिय शरीर में लेयर्स ऑफ स्किन, आयुर्वेद के अनुसार आचार्य चरक ने 6 लेयर बताई है स्किन की और सुश्रुत ने 7 लेयर बताई है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला, है ना, ये वाला 5 नंबर में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है त्वक शरीर से। ठीक है,
इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। आप देख लेना, आंसर बना लेना, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, अब मॉडर्न की बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना। मॉडर्न में रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो प्लूरा विथ इट्स क्लिनिकल एनाटोमी, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ट्रेकिया 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। लंग्स की एनाटोमी, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ना। लंग्स की एनाटोमी में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। अगर मान लो 5 नंबर में पूछता है ना, तो इंट्रोडक्शन लिखना है, एक्सटर्नल फीचर। देखो लंग्स की एनाटोमी 5 नंबर में पूछ सकता है और 10 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल फीचर, फीचर्स एंड लॉ, रिलेशन, इसकी क्लिनिकल एनाटोमी, उसकी ब्लड सप्लाई, ये सारे सब टॉपिक्स रहेंगे अगर मान लो लंग्स की एनाटोमी पूछता है तो एग्जाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद एक बार बार क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग्स, और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में खूब पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट, ठीक है। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इतने टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। आप क्या कीजिए, कैसे तैयार करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेडिंग लगाइए, प्लूरा विथ इट्स क्लिनिकल एनाटोमी, तो इसका आंसर आप बना लीजिए, ठीक है, और एग्जाम में लिख के आइए अगर आता है तो। ट्रेकिया 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर के हिसाब से इसको बना लो आंसर और लेके आओ। लंग्स, ये सारे लंग्स में सारे सब टॉपिक्स ले लो, इसके आंसर आप बना लो और एग्जाम में लिख कर आओ, ठीक। चलिए अब मैं आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप बोलेंगे सर इतना स्पीड में आगे क्यों जा रहे हैं आप, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने आया हूँ, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग्स 5 नंबर, ठीक है, और ये ठीक। चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम 12 नंबर का है ना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोमक। अगर स्टोमक एनाटोमी पूछता है तो स्टोमक में आपको क्या क्या करना है, लोकेशन, शेप, साइज एंड कैपेसिटी। एक्सटर्नल फीचर में आप सभी को पता है इसमें 2 ओरिफिस होते हैं, 2 कर्वेचर होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, 2 यहाँ पर नोचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिलेशंस की बात करते हैं। रिलेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका पोस्टीरियर रिलेशंस, जिसको हम स्टोमक बेड से नाम से जानते हैं। 5 नंबर का स्टोमक बेड पर क्वेश्चन आ सकता है ना। देखो स्टोमक की एनाटॉमी पूछेगा तो 10 नंबर में, अगर इसके स्टोमक बेड से क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर में, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर फिर करना है अगर स्टोमक पूछता है तो, और अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। लीवर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 10 नंबर में बार बार क्वेश्चन पूछता है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका, है ना। अगर लीवर की एनाटॉमी पूछता है तो लोकेशन, सर्फेसेस बतानी है, लोब्स बताना है, आर्टेरियल सप्लाई, उसकी अप्लाइड एनाटॉमी बतानी है ना। कभी कभी क्वेश्चन लार्ज इंटेस्टाइन से पूछा गया है 5 मार्क्स में, है ना। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया 5 नंबर, वो है डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करना, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियास को रीडिंग मार लेना, स्प्लीन को रीडिंग मार लेना, और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये 3 टॉपिक को थोड़ा रीडिंग मार के चल जाना, रटना मत, लेकिन एक बार रीडिंग तो मार लेना, ठीक है। क्या बोला मैंने, स्प्लीन, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स और पेनक्रियास, इसका एक बार रीडिंग मार लेना। अगर मान लो आपकी किस्मत खराब रही, वहां से आ गया तो आप बना लो, ठीक। बाकी ये जो मैंने बताया ये तो आपको करना ही है, ठीक। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। 8 नंबर का ये टॉपिक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट पेरिकार्डियम पूछा जाएगा 5 नंबर में, अगर आता है तो यहाँ से, है ना। एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट, ये 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। राइट एट्रियम, ये 10 नंबर में पूछा जा सकता है या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको 3 टॉपिक तैयार कर लेना किसमें, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, अगला आपका जो टॉपिक हो गया यूरिनरी सिस्टम, 10 नंबर का टॉपिक है ये आपका यूरिनरी सिस्टम। इसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने पिछले साल के पेपर देखे तो मैंने ये देखा किडनी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, किडनी भी इंपॉर्टेंट है, किडनी की एनाटॉमी, यूरेटर भी इंपॉर्टेंट है ना। मेल और फीमेल यूरेथ्रा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा है ना। और यूरेटर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप क्या करना, इस यूनिट सिस्टम में तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, सारे को रीडिंग मान लो एक बार, ठीक है। चलिए 10 नंबर का है, रीडिंग के अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो, है ना, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूटेरस है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूटेरस, है ना, और लास्ट में आप ओवेरी, इसको भी आप एक बार रीडिंग मार लेना ओवेरी को, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं सेंसरी ऑर्गन में, एनाटॉमी ऑफ आई और एनाटॉमी ऑफ ईयर, 10 नंबर के क्वेश्चन ये। अगर आई आएगा तो भी 10 नंबर में आ सकता है, ईयर आएगा तो भी 10 नंबर में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों का तैयार कर लो, ठीक।
तो इस तरह से डिटेल एनालिसिस करके मैं आप सभी के लिए रचना थ्योरी का पेपर 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में फोड़ कराए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।